मैं हूँ वैष्णवी और आज हम समझने वाले हैं द मेटामॉर्फोसिस बुक को, जो लिखी है फ्रेंच काफ्का ने। फ्रेंच काफ्का 20वीं सेंचुरी के सबसे फेमस और इन्फ्लुएंसर राइटर में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 1883 में प्राग में हुआ था। काफ्का की स्टोरीज अक्सर लॉन्लीनेस, एंजाइटी, गिल्ट, फैमिली प्रेशर और सोसाइटी से अलग पड़ जाने जैसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती है। उनकी राइटिंग इतनी यूनिक थी कि काफ्का शब्द का यूज उन सिचुएशंस के लिए किया जाता है जो थोड़ी सी अजीब, कंफ्यूजिंग और इमोशनली डिस्टर्बिंग। उनकी नोवेला द मेटामॉर्फोसिस जो 1915 में पब्लिश हुई थी, दुनिया की सबसे फेमस लिटरेरी वर्क में से एक मानी जाती है। कहानी की शुरुआत लिटरेचर की सबसे फेमस ओपनिंग लाइन से होती है। One morning when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transferred into his bed into a gigantic insect. एक सुबह ग्रेगोर सामसा, जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन था, नींद से उठता है और पाता है कि उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका है। काफ्का कभी एग्जैक्ट इंसेक्ट का नाम नहीं बताता, लेकिन ग्रेगोर एक बहुत बड़े और डरावने कीड़े जैसा दिखने लगता। सबसे शॉकिंग बात ये है कि ग्रेगोर अपने ट्रांसफॉर्मेशन से कम और अपनी जॉब से ज्यादा परेशान होता है। मैं ट्रेन मिस कर गया, ऑफिस में क्या होगा, यही उसका पहला कंसर्न। ये रिएक्शन हमें ग्रेगोर के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। ग्रेगोर अपनी सेल्समैन जॉब से खुश नहीं था। कांस्टेंट ट्रैवल, प्रेशर, स्ट्रिक्ट बॉसेस ने उसे मेंटली थका दिया था। लेकिन वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकता था। वजह थी उसका परिवार। उसके पिता का बिजनेस फेल हो चुका था, माँ की हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी और उसकी एक छोटी बहन गिरती फाइनेंशियली डिपेंडेंट। ग्रेगोर सालों से अपने सपने और खुशियों को साइड में रखकर सिर्फ परिवार के लिए काम कर रहा। उसका एक सीक्रेट ड्रीम भी था। वो पैसे जमा कर रहा था ताकि एक दिन गिरती को म्यूजिक कंसर्वेटरी भेजा सके। उसे पता था कि गिरती वायलिन बहुत अच्छा बजाती है, उसमें टैलेंट है, लेकिन ग्रेगोर ने ये बात किसी को नहीं बताई। जब ग्रेगोर बेड से उठने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि उसका नया शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है। वो गिरता है, फिसलता है और दरवाजे तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करता है। बाहर उसकी माँ, पिता और बहन उसे आवाज देते रहते हैं। जब ग्रेगोर जवाब देता है तो उसकी आवाज अजीब और डरावनी लगने लगती है। थोड़ी देर बाद कंपनी का चीफ किलर घर आ जाता है। कंपनी को ग्रेगोर की सिर्फ एक दिन की अब्सेंस भी सस्पिशियस लगती है। ये सीन दिखाता है कि ग्रेगोर कितना रिप्लेसेबल था। इतने सालों की मेहनत और लॉयल्टी के बाद भी कंपनी उस पर ट्रस्ट नहीं करती। आखिरकार ग्रेगोर दरवाजा खोल लेता है। जैसे ही सब उसका रूप देखते हैं, सब कुछ बदल जाता है। चीफ किलर डर कर भाग जाता है। उसकी माँ शॉक में आ जाती है और उसके पिता उसे इंसान की जगह एक खतरनाक क्रिएचर समझने लगते हैं। यहीं से ग्रेगोर की फिजिकल आइसोलेशन शुरू हुई, लेकिन असली ट्रेजेडी उसकी इमोशनल आइसोलेशन है। ग्रेगोर के इमोशंस और थॉट्स अब भी एक इंसान के ही हैं। वो अब भी अपने परिवार की चिंता करता है, वो उनसे प्यार करता है, वो उनकी बातें समझ पाता है, लेकिन कोई उसे समझ नहीं पाता। अगले कुछ हफ्तों में ग्रेगोर की बहन कृति उसकी देखभाल करने लगती है। वो उसके लिए अलग खाना लाती है और धीरे धीरे समझती है कि ग्रेगोर को अब फ्रेश फूड की जगह रॉटन फूड पसंद आता है। शुरू में गिरती ही ग्रेगोर और फैमिली के बीच एक ब्रिज की तरह काम करती है। ग्रेगोर को लगता है कि कम से कम उसकी बहन अब भी उसके साथ है, उसकी तरफ है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगता है। ग्रेगोर अपने कमरे में बंद रहता है और दीवार के उस पार से घर वालों की बातें सुनता रहता है। इसी दौरान उसे पता लगता है कि उसके पिता ने कुछ पैसे सीक्रेटली बचा रखे। ये बात ग्रेगोर के लिए सरप्राइज थी। वो समझता था कि उसकी जो पूरी फैमिली है वो उसी की इनकम पर
डिपेंड करती है। धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं। उसके पिता बैंक मैसेंजर की जॉब करने लगते हैं, माँ सिलाई का काम करने लगती है, कृति सेल्स गर्ल की जॉब करने लगती है और फ्रेंच सीखने लगती है ताकि फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटी पा सके। काफका यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात दिखाते हैं। गिरगोर के बिना भी फैमिली सरवाइव करना और इंडिपेंडेंट बनना सीख रही थी। जितनी फैमिली स्ट्रांग होती जा रही थी, उतनी ही गिरगोर की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही थी। एक दिन गिरती और माँ गिरगोर के कमरे का फर्नीचर हटाने लगी। गिरती के इंटेंशन बुरे नहीं थे। वो सोचती थी कि गिरगोर को चलने फिरने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी, लेकिन गिरगोर के लिए फर्नीचर सिर्फ फर्नीचर नहीं था, वो उसकी पुरानी जिंदगी और इंसानी आइडेंटिटी की आखिरी निशानी थी। अगर फर्नीचर चला जाता तो उसके कमरे में उसकी ह्यूमन लाइफ का कोई टेस्ट नहीं बचता। इसलिए वो दीवार पर लगी एक तस्वीर को बचाने की कोशिश करता है। ये सीन बहुत ही सिंबॉलिक है। यहाँ हमें दिखाई देता है कि गिरगोर के अंदर का इंसान अब भी जिंदा है। वो अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब उसकी माँ उसे देख लेती है तो वो बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर बाद उसके पिता गुस्से में उस पर सेब फेंक देते हैं। एक सेब उसकी पीठ में घुसकर वहीं फंस जाता है। ये चोट कभी पूरी तरह ठीक नहीं होती। इसी इंजरी के बाद गिरगोर की हेल्थ रैपिडली डिक्लाइन करने लगती है। बहुत सी लिटरेरी क्रिटिक्स एप्पल को गिल्ट, पनिशमेंट और फैमिली रिजेक्शन का सिंबल मानते हैं। सेब गिरगोर के शरीर में फंसा रहता है, बिल्कुल उस इमोशन पेन की तरह जो उसके अंदर फंस चुका था। नोवेल की शुरुआत में गिरगोर के पिता कमजोर और डिपेंडेंट लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अथॉरिटी और कंट्रोल वापस हासिल कर लेते हैं। जितना पिता स्ट्रांग होता जाता है, उतना ही गिरगोर इनसिग्निफिकेंट होता चला जाता है। समय के साथ गिरती भी बदल जाती है। जो बहन पहले उसका सबसे बड़ा सपोर्ट थी, वो भी उसके बर्डन समझने लगती है। ये चेंज अचानक नहीं आता। काफका धीरे धीरे दिखाते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर किस तरह लोगों को इमोशनली थका देते हैं। फैमिली पैसा बचाने के लिए 3 वार्डर्स को घर में रेंट पर रखती है। वार्डर्स घर में एक स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर ले आते हैं। अब फैमिली उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जीने लगती है। गिरगोर की कमरा धीरे धीरे स्टोरेज रूम बनता जाता है। पुराना सामान उसके कमरे में भर दिया जाता है। ये सिंबल है कि फैमिली की नजर में उसकी वैल्यू लगभग खत्म हो चुकी है। कई क्रिटिक्स बॉर्डर्स को सोसाइटी का सिंबल मानते हैं, एक ऐसी सोसाइटी जो सिर्फ प्रोडक्टिविटी और यूजफुलनेस को इम्पोर्टेंस देती है। जिस इंसान से फायदा नहीं मिलता, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। नोवेल का सबसे इमोशनल और ब्यूटीफुल सीन वायलिन सीन। एक शाम गिरती वायलिन बजाती है। वार्डर्स रो में इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन जल्दी ही बोर हो जाते हैं। गिरगोर के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। वो म्यूजिक से डीपली टच हो जाता है। उसे लगता है कि शायद अब भी दुनिया में कुछ ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बचा हुआ है। उस मोमेंट में गिरगोर इंसेक्ट नहीं लगता, वो एक सेंसिटिव इंसान लगता है जो आर्ट और ब्यूटी को फील कर सकता है। काफका यहाँ लिखते हैं, Was he an animal that music could move him so deeply? ये पूरी नोवेल की सबसे पावरफुल लाइन में से एक है, क्योंकि ये सवाल गिरगोर के बारे में नहीं है, रीडर्स के बारे में है। आखिर इंसान को इंसान क्या बनाता है? उसका शरीर या उसका इमोशंस? इसी सीन में गिरगोर याद करता है कि वो कृति को म्यूजिक कंजर्वेटरी भेजने का सपना देखता था।
ये बात बॉयलिंग सीन को और भी हार्ट ब्रेकिंग बना देती है। लेकिन इसी सीन के बाद सब कुछ टूट जाता है। वॉर्डर्स किरगोर को देख लेते हैं और घर छोड़ने की धमकी देते हैं। तब गिरती फाइनली कहती है वी मस्ट ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। ये पूरी नोवेल की सबसे हार्ट ब्रेकिंग लाइन है, क्योंकि ये लाइन किसी स्ट्रेंजर से नहीं, किसी स्ट्रेंजर के लिए नहीं थी। ये लाइन ये गिरगोर की अपनी बहन ने कही थी गिरगोर के लिए। वही बहन जो कभी उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर थी। उस मोमेंट गिरगोर समझ जाता है कि उसका परिवार अब उसे नहीं चाहता। उसे एहसास होता है कि उसकी प्रेजेंस ही सबकी शफरिंग का रीजन बन गई है। उस रात गिरगोर चुपचाप अपने कमरे में लौट जाता है। कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं, कोई रिबेलियन नहीं, कोई रिवेंज नहीं, सिर्फ एक थका हुआ और अकेला इंसान जो धीरे धीरे जीने की इच्छा हो चुका है। सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात यह है कि मरने से पहले भी गिरगोर अपने परिवार से नफरत नहीं करता। वो अब भी उनके बारे में प्यार और कंसर्न के साथ सोचता है। और रात के दौरान गिरगोर की मौत हो जाती है। उसकी डेथ का रीजन सिर्फ भूख नहीं थी। एप्पल की इंजरी, वीकनेस, स्टार्वेशन और इमोशनल सफरिंग सब मिलकर उसकी डेथ का कॉज बन गई। अगली सुबह जब फैमिली को गिरगोर की डेथ का पता चलता है, और यही काफका लीडर्स को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि कोई ज्यादा नहीं रोता। इसकी वजह सब रिलीफ फील करते हैं, जैसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बर्डन खत्म हो गया। ये एंडिंग जानबूझकर अनकंफर्टेबल बनाई गई है। काफका हमें एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस के सामने खड़ा कर देते हैं। क्या किसी इंसान की वैल्यू सिर्फ तब तक है जब तक वो यूजफुल है? नोवेल की फाइनल पेजेस में फैमिली फ्यूचर की प्लानिंग करती है। उनके फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हो रही होती है। वो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का प्लान बनाते हैं। कृति अब पहले से ज्यादा मैच्योर और कॉन्फिडेंट लगती है। उसके पेरेंट्स उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, शादी के बारे में सोचने लगते हैं, और इसी नोट पर कहानी खत्म हो जाती है। द मेटामॉर्फोसिस सिर्फ एक आदमी के इंसेक्ट में बदलने की कहानी नहीं है। ये लोनलीनेस, सैक्रिफाइस, आइडेंटिटी, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, इमोशनल निगलेक्ट, गिल्ट और ह्यूमन वैल्यू के बारे में एक पावरफुल मेटाफर है। काफका दिखाते हैं कि कभी कभी इंसान फिजिकली नहीं, इमोशनली इनविजिबल हो जाता है। और जब सोसाइटी या फैमिली किसी व्यक्ति को सिर्फ उसकी यूजफुलनेस के बेसिस पर जज करने लगती है, तब उसकी इंडिविजुअलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसी वजह से मेटामॉर्फोसिस एक सेंचुरी बाद भी रीडर्स को डीपली डिस्टर्ब, इमोशनल और थॉटफुल बना देती है। और इसीलिए ये वर्ल्ड लिटरेचर की सबसे पावरफुल, अनफॉरगेटेबल और टाइमलेस वर्क में से एक मानी जाती है। तो ये थी हमारी डिटेल समरी ऑफ मेटामॉर्फोसिस बुक। आई होप यू लव इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। In the morning, when all the doors were closed, everyone wanted to come in. And now that he himself had opened the door,